हेलो बच्चों, आज की क्लास हम लोगों की फ्लूइड मैकेनिक्स के शायद लगभग सबसे लास्ट टॉपिक यानी कि सरफेस टेंशन के बारे में है। सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव हमारे फिजिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड या फिर कह सकते हैं कि खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि 11th तो बोर्ड होता नहीं है कि तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्चुअल है और इस पे खूब क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन से रिलेटेड टॉपिक्स अगर हम बात करें तो वेटेबिलिटी है। सरफेस टेंशन से रिलेटेड टॉपिक्स में एंगल ऑफ कांटेक्ट है यानी कि स्पर्श कोण है, और फिर कैपिलरी राइज है। तो ये देखते हैं कि पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन क्या होता है और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। हम लोग इस टॉपिक को 3 से 4 वीडियोस में तोड़ेंगे, यानी 3 से 4 टॉपिक्स में डिवाइड करके और इसको फिर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं समझना कि क्या होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ठीक है, हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे? पृष्ठ तनाव। तनाव क्या होता है? टेंशन। तनाव होता है जैसे जब मान ली हम किसी चीज को ऐसे रस्सी से टांग देते हैं, ठीक, तो इस रस्सी में क्या आता है? इसके वेट की वजह से ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, और जब वेट की वजह से नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये रस्सी को अपने साथ नीचे लेके जाएगा। और इधर ये जो हुक है जहाँ पे ये सपोर्टेड है, वहां से इसके ऊपर फोर्स ऊपर यानी रस्सी पर अगर हम देखें तो एक फोर्स नीचे की तरफ और एक फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, जिसकी वजह से स्टिंग में आती है टेंशन। ये तनाव, खिंचाव ही क्या कहलाता है? टेंशन कहलाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी बार, आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर कई बार कुछ बर्तन एक दूसरे में टच हो जाते हैं, ठीक है, गीले बर्तन एक दूसरे में टच हो जाते हैं तो जल्दी उन्हें अलग निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, या आपने देखा होगा कि जो पेंट वाला ब्रश होता है, पेंट वाला, जब वो पानी में रहता है तो उसके सारे रेसे, सारे हेयर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पानी से बाहर निकाला जाता है या पेंट से बाहर निकाला जाता है, उसके सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारा सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव का। आपने देखा होगा कि सभी लिक्विड्स के छोटी बूंदें किस शेप की होती हैं? स्फेरिकल शेप की होती हैं। ठीक है, और गोल आकार के होने का कारण क्या है? गोल आकार के होने का कारण है पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव पढ़ने से पहले आइए हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं जिसे हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंतर आणविक बल, अंतर आणविक या अंतरा आणविक बल, अंतर आणविक बल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? तो सिंपल सी बात है कि सभी चीजें चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, आपस में किससे मिलकर के बने हैं? छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बने हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से या एटम्स से मिलकर के बने हैं। ठीक है, अगर प्योर धातुएं हैं तो मेटल से बनी है, नहीं तो मॉलिक्यूल से बनी है। जनरली लिक्विड्स में भी यही सेम सीन है। अगर मरकरी और ब्रोमीन को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स से ही बने हैं। एटम्स से भी बने हों चाहे मॉलिक्यूल्स से बने हों, इनके बीच एक क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इनके बीच क्या लगता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है सॉलिड्स में, उसके बाद होता है लिक्विड्स में, और उसके बाद होता है गैसेस में, क्योंकि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस ज्यादा होती हैं। तो सबसे ज्यादा होगा सॉलिड्स में, फिर लिक्विड्स में, फिर गैस में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? तो दो
मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दो मॉलिक्यूल्स जैसे कि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसे क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/8th पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। या कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 8th पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जहां आर क्या है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, सेंटर्स का बीच का डिस्टेंस। ठीक, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमको ग्राफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्सेस 1/r8 का बनाना है, r के पावर 8 का, तो ये ग्राफ सीधा जाएगा। और अगर ग्राफ हमको r और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और r के बीच का बनाना है, तब ये ग्राफ बहुत तेजी से भगेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? 1/r8 के। तो 1/r8 के शुरू में r कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। और जैसे से r बढ़ाते जाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत तेजी से घटता जाएगा। ठीक है ना, बहुत तेजी से घटेगा। तो इस तरीके से रिड्यूस होगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? तो सॉलिड्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाईएस्ट होता है, गैसेस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होते हैं, और लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड और गैस के बीच में मॉडरेट होता है। ठीक, अब देखिए इन अंतर आणविक बलों के दो प्रकार होते हैं, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, जिसमें से एक टाइप को कहते हैं, एक प्रकार को कहते हैं कोहेसिव फोर्स। ये कितने प्रकार के हैं? तो ये हैं दो प्रकार के। कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है अधेसिव फोर्स। कोहेसिव और अधेसिव फोर्स। कोहेसिव को कहते हैं ससंजक बल, ससंजक बल, और अधेसिव फोर्स को कहते हैं असंजक बल। अपने मीडियम के हिसाब से आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है? और बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में उसी कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, जो ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स, को माने एक साथ, को माने एक साथ, तो हम कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन सेम नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिटवीन सेम नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, समान प्रकृति के अणुओं के बीच लगने वाले अंतर आणविक बल को क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। समान प्रकृति यानी सेम नेचर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी सेम ही मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नेचर की जगह क्या लिख सकते हो? मटेरियल्स। सेम मटेरियल के पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। सेम मटेरियल माने जैसे मान लिया पानी है, मरकरी और मरकरी है, गोल्ड और गोल्ड के मॉलिक्यूल के, यानी सेम नेचर का मॉलिक्यूल होना चाहिए। मान लिए ए टाइप है तो ए और दूसरा मॉलिक्यूल भी किसका हो? ए का। बी टाइप है तो दूसरा मॉलिक्यूल भी किसका हो? बी का। Hg है तो दूसरा वाला एटम या मॉलिक्यूल भी किसका हो? Hg का। CO2 है तो दूसरा भी क्या हो? CO2 हो। इस तरीके से ये फोर्सेस क्या हो गए? कोहेसिव फोर्सेस हो गए। ये फोर्सेस क्या हो गए? कोहेसिव फोर्सेस हो गए। जबकि अधेसिव फोर्सेस का मतलब हो गया, अधेसिव वर्ड सुने हो, देखा हो गया आपने, गोंद वगैरह पे बॉटल पे लिखा होता है, गोंद के बॉटल पे लिखा होता अधेसिव। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सेम अलग अलग नेचर के मटेरियल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे पेपर और फोटो, तो एक पेपर का कागज और फोटो का कागज अलग अलग नेचर का है,
उन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा तो क्या कहलाएगा? अधेसिव्स। तो अधेसिव्स कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अधेसिव फोर्स कहते हैं। अधेसिव फोर्स यानी कि असंजक बल कहते हैं। जैसे जैसे व्हाइट बोर्ड और इंक के बीच, यानी व्हाइट बोर्ड के मॉलिक्यूल्स और इंक के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा? अधेसिव फोर्स होगा। ठीक है। जैसे ग्लास और वाटर का फोर्स, ठीक है, ये भी कौन सा फोर्स होगा? अधेसिव फोर्स होगा। यानी अगर हम इसको सिंपली समझें तो अगर सेम नेचर के फोर्सेस मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके फोर्स को क्या कहेंगे? कोहेसिव। और डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? अधेसिव। सिंपल एग्जांपल तो ध्यान रखिए कि जैसे हम लिख पा रहे हैं इसका कारण है कि व्हाइट बोर्ड और इंक के बीच में जो लगने वाला अधेसिव फोर्स है वो इंक या व्हाइट बोर्ड के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले कोहेसिव फोर्सेस से ज़्यादा है। ठीक है। इसी प्रकार ग्लास के सरफेस को या किसी बर्तन में रखने पर पानी उस बर्तन को क्या करता है? भिगा देता है। जो हम लोग देखते हैं जैसे स्टील हो गया, ग्लास हो गया, पानी के से वो सरफेस क्या हो जाते हैं? भीग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पानी के कोहेसिव फोर्स या ग्लास के कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच जो अधेसिव फोर्स है वो ज़्यादा है। इसलिए ग्लास के सरफेस को वाटर से क्या कर सकते हैं? भिगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? जब दो बर्तन एक दूसरे से जब भीगे रहते हैं और एक दूसरे में मान लीजिए दो प्लेटें हैं चिपक जाती हैं तो उनको अलग करने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कोहेशन लग रहा है, कोहेसिव फोर्स लग रहा है। ये बात क्लियर है? ठीक। अब देखिए अधेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस डिपेंड करते हैं किस पर? नेचर ऑफ द मटेरियल पर। कोहेसिव फोर्स आमतौर पे मरकरी में ज़्यादा है, वाटर में कम है, इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल्स ग्लास को भिगा सकते हैं, लेकिन मरकरी के मॉलिक्यूल्स ग्लास को भिगा नहीं पाते। दैट इज द रीजन कि हम थर्मामीटर में क्या डालते हैं? मरकरी डालते हैं, क्योंकि मरकरी ग्लास के सरफेस को वेट नहीं करता है। ठीक। अब इसका फायदा हमको क्या मिलेगा या इसका क्या कारण है कि ये पहले पढ़ना पड़ा सरफेस टेंशन से? तो आइए समझते हैं कि सरफेस टेंशन कैसे काम करता है और क्या होता है। ठीक है। तो मैं हम फिर से अपने टॉपिक पर आ गए। सरफेस टेंशन मतलब तनाव है, कहाँ पे है? फ्री सरफेस पे है। कहाँ है? तो इसे मान लीजिए कि ये कोई बर्तन है, ठीक, कोई कंटेनर है और उसमें ये वाटर का फ्री सरफेस है। ऊपर से देखने पे ये सरफेस कैसा दिखेगा? ऊपर से देखने पे ये सरफेस कैसा दिखेगा? स्फेरिकल दिखेगा, सॉरी सिलिंड्रिकल दिखेगा, सॉरी सर्कुलर दिखेगा। अगर ये बर्तन का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है तो कैसा दिखेगा? सर्कुलर दिखेगा। तो सबसे ऊपर का पॉइंट व्यू ले रहे हैं, यानी कि टॉप व्यू ऑफ द सरफेस ले रहे हैं। अब अगर हम इस टॉप व्यू ऑफ सरफेस को देखें और इमेजिन करें कि इसमें एक कोई क्या है? इमेजिनरी लाइन है। इसमें कोई क्या है? इमेजिनरी लाइन है। तो सरफेस टेंशन की वजह से ये जो सरफेस है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन माने
मेम्ब्रेन मतलब क्या हो गया? पारगम्य झिल्ली। मेम्ब्रेन माने क्या हो गया? पारगम्य झिल्ली। झिल्ली माने बहुत पतला कोई सरफेस, इतना पतला, झीना झीना, बहुत पतला सरफेस जो तना हुआ है, तना हुआ पारगम्य झिल्ली के जैसा बिहेव करता है। यानी कि आप जैसे किसी चीज को खींच के रखे हैं और छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। खींच के छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? इकट्ठा होने की कोशिश करेगा। उसी तरीके से जो लिक्विड्स होते हैं उनके सरफेसेस होते हैं, लिक्विड्स होते हैं उनके क्या होते हैं? सरफेसेस होते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे इन सरफेसेस के ऊपर एक स्ट्रेच फोर्स लगा हुआ है। एक क्या लगा हुआ है? स्ट्रेच फोर्स लगा हुआ है, यानी कि ये तने हुए हैं। ये क्या हुए हैं? तने हुए हैं। और ये तनाव क्यों है? ये तनाव ही कहलाता है सरफेस टेंशन। ये तनाव का ही कारण क्या है? सरफेस टेंशन है। तो सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन सिंपल भाषा में किसी भी पदार्थ का वह गुण है, किसी भी द्रव का खास करके लिक्विड्स का वह गुण है जिसके कारण द्रव का मुक्त पृष्ठ एक तने हुए पारगम्य झिल्ली के भांति व्यवहार करता है। ठीक है, यानी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड ड्यू टू विच इट्स फ्री सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ठीक, जो और आसान भाषा में कहें तो यह वह गुण है जिसके कारण द्रव का मुक्त पृष्ठ अपने आप को गोल आकार का करने का कोशिश करता है। ठीक है, कैसा? स्फेरिकल शेप गेन करने का कोशिश करता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो कैसे लिखेंगे इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन? ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, property of a liquid due to which it tends to due to which it tends to due to which its free surface tends to its free surface tends to have minimum surface area, minimum surface area, ठीक, and behaves like a stretched membrane, stretched membrane। ठीक है, क्लियर हो गया? प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लिक्विड का फ्री सरफेस, किसकी प्रॉपर्टी है? फ्री सरफेस, सॉरी टेंड्स लिखना था, टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया। जैसे अगर हम किसी अरवी का पत्ता ले लें, ठीक, क्या ले लें? अरवी का पत्ता, जिसकी पकौड़ी वगैरह खाई जाती है, ठीक है ना? अरवी का पत्ता ले लें, या आप कमल का पत्ता ले लीजिए, कमल के छोटे पौधों का पत्ता ले लिए, कीचड़ में होता है जो, उसके पत्ते पे अगर हम पानी की बूंद डालेंगे तो पानी की बूंद उस पर चिपकेगी नहीं। क्यों नहीं चिपकेगी? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके वाटर का कोहेसिव फोर्स वाटर और इस पत्ते के अधेसिव फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। यानी कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है और अधेसिव फोर्स कम होता है। तो वाटर का जो सरफेस है, वाटर जो है वो इसके सरफेस को वेट नहीं करता। लेकिन वाटर गोल क्यों होगा और कोई शेप क्यों नहीं हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके फ्री सरफेस की टेंडेंसी है कि वो हमेशा कैसा होने की कोशिश करेगा? मिनिमम सरफेस एरिया होने की कोशिश करेगा, मिनिमम सरफेस एरिया होने की कोशिश करेगा। कौन? फ्री सरफेस। और
for a given volume sphere has minimum surface area. Sphere has minimum surface area. ये मैथ्स वाले बच्चों को आप वहां से प्रूफ करवा सकते हैं। अगर वैल्यूम गिवन है, गिवन वैल्यूम के लिए आप स्फेयर बनाइए, क्यूब बनाइए, क्यूबॉइड बनाइए, सिलेंडर बनाइए, कोन बनाइए एक गिवन वैल्यूम से, तो आप पाएंगे कि सभी में सबसे ज्यादा सबसे कम सरफेस एरिया किसका है? सबसे कम सरफेस एरिया है स्फेयर का। इसीलिए ये शेप कैसा हो जाता है? स्फेरिकल हो जाता है। ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण ही हमारी सभी सेलेस्टियल बॉडीज का शेप नियर अबाउट कैसा है? स्फेरिकल ही है। ठीक है, क्लियर हो गया? बात समझ में आई? अब ये जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, मतलब जो सरफेस है फ्री, वो तना हुआ का फील कर रहा है, इससे लग रहा है जैसे तना हुआ है, खिंचा हुआ है। और इस खिंचे होने के नाते अगर हम कोई एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं तो इस इमेजिनरी लाइन के दोनों तरफ लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो वैसे तो सरफेस टेंशन इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं, पर सरफेस टेंशन का मैथमेटिकल जो अप्रोच है, मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है वो क्या है? सरफेस टेंशन का जो मैथमेटिकल अप्रोच है ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज या इज गिवन बाय इज द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन, पर यूनिट लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन। ठीक, और ये जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है? इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कैसा लग रहा है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द लेंथ, यानी कि लेंथ के किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। लेंथ के किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो सरफेस टेंशन को जनरली हम एस या टी से डिनोट करेंगे, हम लोग टी से करेंगे, टी फॉर टेंशन। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लेंथ डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ। और अगर ये लेंथ ऐसे लाइन वाइज है तो लाइन के दो साइड्स होते हैं, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ लगेगा। क्लियर है? तो फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, वेयर एफ इज द फोर्स एंड एल इज द टोटल फ्री लेंथ। ठीक, तो अगर हम फोर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन यानी एफ इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू एल। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सबका? अब देखिए, जो सरफेस टेंशन है उसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया। फॉर्मूला क्या है? टी इक्वल टू एफ बाई एल। टी इक्वल टू एफ बाई एल। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आया, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आया टी इक्वल टू एफ बाई एल। ठीक है, क्लियर है? इस चीज का एसआई यूनिट चेक करें तो क्या निकल के आएगा? फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन और लेंथ का मीटर, तो लेंथ पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। सीजीएस यूनिट चेक करें तो फोर्स का डाइन और लेंथ का सेंटीमीटर, तो डाइन पर सेंटीमीटर। क्लियर है? अब अगर हम यूनिट कन्वर्जन करें तो 1 न्यूटन पर मीटर इक्वल टू 1 न्यूटन, न्यूटन मतलब 10 पावर 5 डाइन, और 1 मीटर मतलब 10 पावर 2 सेंटीमीटर, सो 10 पावर 3 9 पर सेंटीमीटर, यानी 1 न्यूटन पर मीटर इक्वल टू
10³ dyne per centimeter. That means 1 SI unit, that means SI unit is equals to 10³ times of CGS unit, 10³ times of CGS unit. क्लियर है? ध्यान देने वाला चीज क्या है कि सरफेस टेंशन डिपेंड करता है किस पे? नेचर ऑफ फ्लूइड पर। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ फ्लूइड्स पर, नेचर ऑफ फ्लूइड पर। फ्लूइड नहीं कह सकते बल्कि क्या कहेंगे? लिक्विड पर, क्योंकि ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। ठीक। दूसरा, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। ठीक है। किस पर डिपेंड नहीं करता है? तो लेंथ ऑफ द लाइन पर डिपेंड नहीं करता। एरिया ऑफ फ्री सरफेस पर भी डिपेंड नहीं करता। एरिया ऑफ फ्री सरफेस पर भी डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। तो सरफेस टेंशन एक। अब एक चीज और, सरफेस टेंशन कैसी क्वांटिटी है? सरफेस टेंशन कैसी क्वांटिटी है? तो सरफेस टेंशन का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। सरफेस टेंशन एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया? अब हम आते हैं अलग अलग केस में अलग अलग फोर्सेस कैसे लगते हैं सरफेस टेंशन की वजह से, यानी फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो एफ का तो फॉर्मूला आप देख ही चुके हैं, फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन। एफ का फॉर्मूला क्या है? टी इंटू एल। एफ इक्वल्स टू टेंशन, सरफेस टेंशन इंटू एल, जहां एल क्या है? फ्री लेंथ है। एल क्या है? फ्री लेंथ है। कितना फ्री लेंथ होगा सरफेस का वो चेक करेंगे। तो चलिए देखिए, देखिए मान लीजिए कि कोई सरफेस है, कोई भी सरफेस है, कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड का सरफेस है, फ्री सरफेस। इस सरफेस में सपोज करिए कि कोई नीडल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? इस सरफेस पे कोई क्या रखा हुआ है? नीडल रखा हुआ है। इस सरफेस पे कोई नीडल रखी हुई है। यानी सबसे पहला केस किसका ले रहे हैं? नीडल का, या किसी रॉड शेप का, किसी रॉड शेप की बॉडी फ्री सरफेस पे रखी हुई। आपने देखा होगा कि मच्छर जो है वो पानी के ऊपर बैठा रहता, पानी के सरफेस पर बैठा रहता, यानी वो इतना धीरे बैठा हुआ है कि वो फ्री सरफेस को, सरफेस टेंशन को ओवरकम नहीं कर रहा है। और सरफेस टेंशन को ओवरकम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो अंदर जा नहीं रहा है। क्लियर? आप कभी बर्तन को टब या बाल्टी में पानी डाल के मग डालिए और मग को सीधा डाल के पूरा भर दीजिए और पानी के अंदर अंदर ही मग को उल्टा कर दीजिए। मतलब जैसे ऐसे मग है, पानी में डाल के ऐसे उल्टा कर दिए। अब उसको बाहर खींचिए, पूरा सरफेस खींचता है, यहाँ से चला आएगा। लेकिन जब यहाँ आप पहुंचेंगे, जब ये वाला भाग निकलना होगा, तो आपको थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। वो एक्सेस फोर्स जो है, वो एक्सेस फोर्स आ रहा है किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। यानी ये फोर्स क्यों आ रहा है? सरफेस टेंशन की वजह से। तो एक्सेस फोर्स वो जो लगने फील होगा आपको मग को बाहर निकालने के लिए, वही फोर्स क्या है? हमारा सरफेस टेंशन का फोर्स है। तो नीडल के केस में नीडल ऐसे पानी पर रखा रहेगा इस तरीके से। तो एक कांटेक्ट इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है और एक कांटेक्ट इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, और ऐसे दो कांटेक्ट्स हैं, इसलिए फोर्स कितना हो जाएगा? सरफेस टेंशन T इंटू 2L। सरफेस टेंशन T इंटू 2L, जहां लेंथ L क्या है? लेंथ ऑफ द रॉड। L क्या है?
लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड। क्लियर हो गया? अच्छा, मान लीजिए इसी की जगह पे एक क्या हो, कोई डिस्क हो। क्या हो? कोई डिस्क हो। कोई क्या हो? डिस्क हो। अब डिस्क को पानी में रख दिए, जिसको डिस्क होने जैसे कोई सर्कुलर प्लेट हो गया, सिक्का हो गया, सिक्के को आप पानी में रख दिए और उठाने की कोशिश करिए। तो जब आप उठाएंगे तो पूरा तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके साथ क्या होंगे? उठने की कोशिश करेंगे। उसके साथ क्या होंगे? उठने की कोशिश करेंगे। तो चारों तरफ से उठने की कोशिश करेंगे ना, इस तरीके से। आप अगर इसको ऐसे उठाएंगे तो वो चारों तरफ से ऊपर पानी भी उठने की कोशिश करेगा। तो इस पूरे सरफेस के ये वाला लेंथ हमारा क्या हो गया? ये वाला लेंथ हमारा क्या हो गया? फ्री हो गया। जैसे इसमें एक लेंथ ये साइड है और एक लेंथ इस साइड है। सिलेंडर में, सॉरी डिस्क में तो एक ही लेंथ है ना चारों तरफ से। डिस्क में तो एक ही लेंथ है ना, तो डिस्क पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन T इंटू 2πr, 2πr, जहां 2πr क्या है? डिस्क का पेरीमीटर है। डिस्क का क्या है? पेरीमीटर है। वेयर r इज द रेडियस ऑफ डिस्क। r क्या है? रेडियस ऑफ डिस्क। और अगर डायमीटर दिया हो तो हो जाएगा T इंटू 2r, 2r को पाई इंटू डी फॉर डायमीटर बोल सकते हैं। तब फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इन दोनों का फॉर्मूला बना लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? हो गया। अब अगर डिस्क की जगह क्या हो? मान लीजिए डिस्क की जगह पे हमारा एनुलर डिस्क हो। डिस्क की जगह क्या हो? एनुलर डिस्क हो या हॉलो डिस्क हो। डिस्क की जगह क्या हो? एनुलर डिस्क हो। एनुलर डिस्क हो यानी हॉलो डिस्क हो, खोखला हो अंदर से। अंदर से क्या हो? खोखला हो। कैसे? इस तरीके का। जिसके अंदर कुछ ही हिस्से में क्या हो? मटेरियल हो। जैसे सीडी का डिस्क होता है, जैसे सीडी का डिस्क होता है, या ऐसा कोई चीज, जैसे कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र हो गया, है ना? भगवान कृष्ण जी का क्या हो गया? सुदर्शन चक्र हो गया, उस तरीके का। अब ऐसे केस में फोर्स कैसे लगेगा? इसके ऊपर देखिए ध्यान से कैसे लगेगा। सिंपल सी बात है, जब हम इसको पानी में डालेंगे तो ये तो फ्री सरफेस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। किनारे किनारे पे, किनारे किनारे पे जब हम इसको उठाएंगे तो फोर्स लगेगा चारों तरफ से। किनारे किनारे पे जो लगेगा फोर्स क्या लगेगा? चारों तरफ से। और इसके अंदर वाले साइड पे भी तो कांटेक्ट है। इसके अंदर वाले साइड पे भी तो वाटर के फ्री सरफेस का कांटेक्ट है। ऐसे ही तो है, यानी ऐसे रखा हुआ है डिस्क इस तरीके से। अब अगर हम इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो आउटर सरफेस पे भी पानी का कांटेक्ट बना हुआ है और अंदर हॉलो साइड पे भी तो वाटर का कांटेक्ट बना हुआ है। इस केस में जब हम इसको ऊपर उठाएंगे तो हमारे पास अंदर वाले सरफेस पे भी फ्री सरफेस का टेंशन लगेगा, सरफेस टेंशन, और बाहर वाले सरफेस पे भी सरफेस टेंशन, यानी बाहर वाले पेरीमीटर पे भी लगेगा। तो जो सरफेस टेंशन का फोर्स है F, वो हो गया T
इंटू टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे? तो 2 पाई आर इनर रेडियस प्लस 2 पाई आर आउटर रेडियस, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई इंटू सरफेस टेंशन टी एंड सम ऑफ इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस। ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा फोर्स, एक्सेस फोर्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स किस पे? एनुलर डिस्क पे। किस पे? एनुलर डिस्क पे। अगर यही रिंग हो, यही क्या हो? रिंग हो, रिंग माने वलय, रिंग माने वलय। अगर यही वलय हो तो रिंग का तो थिकनेस बहुत कम होगा, रिंग का थिकनेस क्या होगा? बहुत ही कम होगा। और रिंग का जब थिकनेस कम होगा तो आउटर रेडियस और इनर रेडियस दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आउटर रेडियस और इनर रेडियस क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो रिंग के लिए, रिंग के केस में आउटर रेडियस आर इनर और आर आउटर की वैल्यू बराबर होके क्या हो जाएगी? आर। इसके भी दो फ्री लेंथ है, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। तो उस केस में हमारा फोर्स हो जाएगा 2 पाई टी अंदर वाला लेंथ प्लस बाहर वाला लेंथ, यानी अंदर वाला रेडियस प्लस बाहर वाला रेडियस। सो हो गया 2r और 2 4 पाई आर इंटू टी। तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स आया वो कितना आया? 4 पाई आर इंटू टी। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फॉर्मूला। हो गया? हो गया बेटा? अब देखिए, मान लिया और कोई शेप है, अभी क्या हो सकता है? रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है ना? ट्रायंगुलर शेप का हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। अगर आपको शेप कंफर्म है तब तो फॉर्मूला लगेगा। जैसे स्क्वायर का क्या हो जाएगा? तो स्क्वायर में आप देखिए, एक सरफेस के, एक लाइन के दो सरफेस है, अंदर वाला बाहर वाला, अंदर वाला बाहर वाला, अंदर बाहर, खोखला है ना? अगर स्क्वायर का फ्रेम है, फ्रेम माने खोखला है, हॉलो है, अंदर कुछ नहीं है, तब कितने लेंथ हो गए? तब कितने लेंथ हो गए? टी इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू सरफेस टेंशन टी इंटू कितने लेंथ हो गए? 1 2 3 4। और हर लाइन के दोनों साइड, इधर भी दोनों तरफ फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि जब हम फ्रेम को ऐसे रखेंगे इस तरीके से, दो सरफेस, तीसरा और चौथा ऐसे, तो अंदर भी तो पानी का कांटेक्ट बनेगा और बाहर भी बनेगा। तो अंदर एक लाइन, बाहर एक लाइन, तो हो गया एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, 4 लाइन का 4L। और हर सरफेस का कितना? दो दो, यानी हर लाइन पे दो कांटेक्ट है ना? तो हो गया 8 इंटू TL, वेयर L इज साइड लेंथ। L क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर का साइड अगर L है तो फोर्स टेंशन, सरफेस टेंशन का फोर्स कितना लगेगा? 8 इंटू TL। क्लियर है? जबकि यही अगर स्क्वायर का लेमिना होता, लेमिना माने पूरा सरफेस होता, पूरा क्या होता? सरफेस होता, यानी फ्रेम ना होता, पूरा स्क्वायर ही होता, स्क्वायर का प्लेट होता, एक तरीके से स्क्वायर शेप का क्या होता? प्लेट होता। तो देखिए, अगर प्लेट होता तो जैसे ये प्लेट है, मान लिया ये हाथ ही प्लेट है, तो बाहर बाहर खाली पानी का कांटेक्ट होगा ना, अंदर थोड़ी होगा। जबकि इसमें बाहर भी हो रहा था और अंदर भी हो रहा था। तब अगर सिर्फ बाहर बाहर हो रहा है तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया T इंटू, हर लेंथ L का है तो 4 इंटू L, तो 4TL। इसके अलावा रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर लगा देंगे, और अगर रेक्टेंगुलर फ्रेम होगा तो 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है?
समझ में आ रहा है? तो हम लोग इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए क्वेश्चन है, ए स्क्वायर मेड फ्रॉम ए थिन वायर, किस चीज से बना है? वायर से, तो फ्रेम ही होगा। थिन वायर से बना हुआ स्क्वायर कैसा होगा? खाली फ्रेम होगा, अंदर सरफेस थोड़ी है, मटेरियल थोड़ी है, वायर से बना ना। मेड ऑफ साइड लेंथ, लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड मास 0.02 kg, इसका मास कितना है? 0.02 kg, ठीक है। इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कहाँ रखा है? पानी के सतह पर रखा है। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 7.2 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर, यानी अगर पानी का पृष्ठ तनाव 7.2 गुणे 10⁻² न्यूटन पर मीटर हो, तो फाइंड द नेट फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट इट, इसे ऊपर उठाने के लिए टोटल कितना फोर्स चाहिए। तो पहले हम समझते हैं कि फोर्स कैसे लगता है। अगर इसके पास वेट है, मास है, तो इसका एक वेट होगा किधर? नीचे। हमको अगर इसको ऊपर उठाना है तो दो तरीके से उठा सकते हैं। पहला, विदाउट एनी एक्सीलरेशन, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से, धीरे धीरे। उस केस में हमको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना इसका वेट है, जितना वेट नीचे उतना फोर्स ऊपर लगा दें, तो धीरे 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 आराम से उठ सकता है। ठीक है। एक विथ एक्सीलरेशन, अगर हमको एक्सीलरेशन के साथ इसको ऊपर उठाना है तो उस केस में हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ ये नहीं कह रहा है कि कितने एक्सीलरेशन से, इसका मतलब है कि हमको बहुत धीरे धीरे उठाना है। तो हमको रिक्वायर्ड फोर्स क्या होगा? रिक्वायर्ड फोर्स क्या होगा? अगर ऐसे किसी टेबल पर या हाथ पे या पेन कहीं जमीन पे ही कहीं स्क्वायर रखा होता तो हमको सिर्फ क्या फोर्स लगाना पड़ता है? mg। लेकिन इसे कहाँ रखे हैं? ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और जब वाटर के सरफेस पे रखे हैं तो जब हम उसको बाहर ऊपर उठाएंगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स और फ्रेम के बीच जो अधेसिव फोर्स है, उस अधेसिव फोर्स की वजह से क्या लगेगा? सरफेस टेंशन लगेगा, और उस सरफेस टेंशन की वजह से हमको एक फोर्स और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल रिक्वायर्ड फोर्स इक्वल टू हो गया mg, यानी वेट प्लस सरफेस टेंशन वाला। तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स कितना होगा? तो सरफेस टेंशन T। ये स्क्वायर शेप है, आपको बताया था कि एक रॉड के ऊपर दोनों साइड फोर्स लगता है, तो 2L, एक 2L 2L 2L, यानी कितना L? 2L 2L 4L 6L और 8L, तो 8L। ठीक है। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। जी की वैल्यू ले लीजिए 10, तो 0.02 इंटू 9.8 ले लीजिए। चलिए, टी की वैल्यू 7.2 इंटू 10⁻², 7.2 इंटू 10⁻², 8 इंटू एल की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, तो 10⁻²। ठीक। अब इसको सॉल्व कर लिए। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 1 19, 1 2 3, 1 2 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल, प्लस अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो 7.2 को लिख सकते हैं 2 7 और 1 0 और, तो 0.072 मल्टीप्लाइड बाई 25 8 जा 200 इंटू 10⁻², ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 2। इसके लिए मैंने आपको पीछे अपने मैथमेटिक्स इन फिजिक्स नाम से, मैथमेटिक्स इन फिजिक्स नाम से क्या डाल रखा है? प्लेलिस्ट। फिजिक्स नाम से प्ले लिस्ट। इसमें आपको लेक्चर 1 में डेसिमल को कैसे काउंट करना है वो मिल जाएगा। लेक्चर 2 में आपको क्या मिल जाएगा? लेक्चर 2 में आपको मिल जाएगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड, और लेक्चर 3 में मिल जाएगा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड टॉपिक। आप यहाँ वहां से इसको देख सकते हैं कि कैसे डेसिमल को किधर शिफ्ट किया जाता है, ये पूरा आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप वहां से जाकर के डेसिमल कैसे शिफ्ट करते हैं, मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टूल्स क्या हैं फिजिक्स में, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर है। अब
0.196 प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 7 2 जा 14 और 2 0 जा 0, ठीक। तो हो गया 0.144 न्यूटन। अब दोनों ऐड कर लिए, 6 4 10 कैरी 1, 9 4 13 और 1 14 कैरी 1 और 1 1 2 और 1 3, 0.34 न्यूटन। पेपर में आपसे कभी कभी कहेगा फाइंड द एक्सेस फोर्स। क्या कहेगा? एक्सेस फोर्स। तो यही फोर्स तो एक्स्ट्रा है। एक्सेस फोर्स, ये कौन सा फोर्स है? एक्सेस फोर्स बिकॉज ऑफ वाटर लगाना पड़ा। तो वो एक्सेस फोर्स कितना है? ध्यान दीजिए, 0.144, यानी वेट ऑफ द फ्रेम के कंपैरिजन में ये वाला जो फोर्स है वो नेग्लिजिबल नहीं है। जनरली जब हम हैवी वेट्स कंसीडर करते हैं तो हम सरफेस टेंशन के वेट को फोर्स को कंसीडर नहीं करते, पर हल्के वेट्स के केसेस में ये फोर्स नेग्लिजिबल नहीं है। जैसे मच्छर के केस में नेग्लिजिबल नहीं होगा, मॉस्किटो के केस में, इंसेक्ट्स के केस में नेग्लिजिबल नहीं होगा, ऐसे किसी छोटे हल्के फ्रेम के केस में सरफेस टेंशन नेग्लिजिबल नहीं होगा, ध्यान रखना है। ये फोर्स सफिशिएंट। अगर कहता फाइंड द एक्सेस फोर्स तो खाली यही वन निकालते, तब इसको ऐड नहीं करते। क्लियर है? देख लिए। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड of density rho is floating half immersed in a liquid of density sigma and surface tension 7.5 into 10 power minus 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर। सरफेस टेंशन सिग्मा, सरफेस टेंशन कितना दिया है? 7.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर। 7.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 न्यूटन, और सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 2 मीटर। तो हो गया 7.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर। हमने SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अब आते हैं एनालाइज करते हैं। हमसे पूछा रेडियस ऑफ द ड्रॉप इन सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? रो, और उसका क्या है? ड्रॉप। तो चलिए एक ड्रॉप बनाते हैं, एक ड्रॉप बना लिए, ठीक। ये ड्रॉप हो गया, भरा हुआ है ड्रॉप, क्योंकि ऑब्वियसली ड्रॉप कैसा होगा? भरा होगा। यानी ड्रॉप एक स्फीयर के शेप का हो गया। इज फ्लोटिंग हाफ इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी। इसका डेंसिटी कितना है? इसका डेंसिटी है रो, और ये आधा डूबा हुआ है, और एक किसमें? लिक्विड में। एक लिक्विड में क्या हुआ है? आधा डूबा है, और इस लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा, ठीक है। आधा डूबा हुआ है, इसका क्या मतलब है? आधा डूबा हुआ है इसका मतलब है कि वेट और बॉयंसी का मामला है, ठीक। अब एक बात बताइए, अगर खाली वेट और बॉयंसी का मामला है तो वेट लग रहा है नीचे, बॉयंसी लग रही है ऊपर। अगर वेट ज्यादा होता तो नीचे डूब जाता, अगर वेट नहीं ज्यादा है तो बॉयंट फोर्स, मतलब बॉयंट फोर्स और वेट आपस में क्या हो रहे हैं? बैलेंस हो रहे हैं। लेकिन जब वेट और बॉयंट फोर्स बराबर है तो बॉयंट फोर्स उसको किस तरफ खींचने की कोशिश करा? ऊपर की तरफ। और लिक्विड, क्योंकि लिक्विड में रखा हुआ है तो एक सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट भी तो आएगा, और वो सरफेस टेंशन किस तरफ लगेगा? तो सरफेस टेंशन, क्योंकि बॉडी जाने की कोशिश करेगी किधर? नीचे, और बॉयंट फोर्स खींचने की कोशिश करेगा ऊपर। और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ऑब्वियसली कम है एज कंपेयर, डेंसिटी ऑफ द ड्रॉप ऑब्वियसली कम है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इसीलिए डूब नहीं रहा है। तो इसका मतलब हो क्या कि सरफेस टेंशन उसको बाहर खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। मतलब सरफेस टेंशन उसको किधर खींचने की कोशिश? बाहर की तरफ। जब हम बैलेंसिंग करेंगे इक्विलिब्रियम में, तो फॉर इक्विलिब्रियम उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए? इक्वल, यानी बॉयंट फोर्स और सरफेस टेंशन का जो फोर्स है दोनों मिलाकर उसके वेट को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। किसके वेट को? ड्रॉप के वेट को। अब बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं, कैसे? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड
तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितनी है, सिग्मा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सिग्मा। वॉल्यूम इनसाइड, तो आधा डूबा हुआ है, तो वॉल्यूम इनसाइड पूरे वॉल्यूम का हाफ इंटू जी, प्लस सरफेस टेंशन का फॉर्मूला टी इंटू फ्री लेंथ। तो भाई सिंपल है, ड्रॉप है, ड्रॉप का फ्री लेंथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा और एक ही सरफेस होगा। क्यों, अंदर तो दूसरा चीज है, अंदर वाला थोड़ी लिक्विड कंसीडर हो, कौन सा हो रहा, बाहर का, तो खाली ये वाला सरफेस कंसीडर होगा, बाहर बाहर, है ना। तो T इंटू 2πr, वेर r इज द रेडियस ऑफ दिस ड्रॉप। और वेट का फॉर्मूला, तो वेट किसका, पूरे ड्रॉप का, तो डेंसिटी ऑफ द ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप इंटू जी। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अब मैं क्वेश्चन मिटा दूं, एक से क्लियर। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन में मिटा दे रहे हैं क्योंकि बाकी सारी चीजें हम कर चुके हैं। और ध्यान रखना है कि वैल्यू किस में लानी है, सेंटीमीटर में लानी है, वैल्यू किस में लानी है, सेंटीमीटर में लानी है। तो अगर हम इसको अब समझें तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सिंपल, तो 2t πr यानी 2πr इंटू टी इज इक्वल टू रो वी जी माइनस, तो रो माइनस सिग्मा, क्लियर है, रो माइनस सिग्मा, या ऐसे लिखिए रो वी जी माइनस सिग्मा v/2 इंटू जी। तो 2πtr इज इक्वल टू रो माइनस सिग्मा बाई 2 इंटू वी इंटू जी। 2πtr इक्वल टू 2 रो माइनस सिग्मा बाई 2, 2 रो माइनस सिग्मा बाई 2 कॉमन ले लिए, और b का वैल्यू तो 4/3 πr क्यूब इंटू जी, 4/3 πr क्यूब इंटू जी। एक r और ये r क्यूब कट जाएगा तो हो जाएगा r स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, 3 और 2 6 हो गया, 6 और 2 12 हो गया, पाई कैंसिल हो गया, t बचा, r कैंसिल हो गया, इधर बचा खाली इतना, ये नीचे वाली वैल्यू लें, इधर बचा 2 रो माइनस सिग्मा, 4 पाई कैंसिल आउट हो चुका है, और r स्क्वायर और g चेक कर लीजिएगा, 2 और 3 6 इधर में जो 12, पाई से पाई कैंसिल, r से r स्क्वायर का r कैंसिल, सो इधर बचा 12t, ठीक, और इधर जो 2 रो माइनस सिग्मा 4 पाई खत्म, r स्क्वायर का r खत्म। सो r स्क्वायर इक्वल टू आएगा 12t बाई 4g, ठीक, 12t बाई 4g और इंटू 2 रो माइनस सिग्मा। सो r ये आया इतना वैल्यू, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, यही सेम चीज हो जाएगा, अंडर रूट में 4 से काटे 12 को, तो 4 से काटे 12 को 3t बाई जी, क्लियर है, 3t बाई जी। अब एक बात सोचिए कि इसको सॉल्व करना है, सबकी वैल्यू रखने तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए सबकी वैल्यू रखते हैं, 3t की वैल्यू 7.5 इंटू 10⁻², 7.5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई जी 10, 2 रो माइनस सिग्मा अंडर रूट, हो गया कि नहीं हो गया, मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 5 3 जा 15 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 120, 2.5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 10 इन ब्रैकेट
2 रो माइनस सिग्मा का अंडर रूट। हो गया कि नहीं हो गया? 22.5 इंटू 10 इंटू 10⁻², डिवाइडेड बाई इतना, ये क्या आया? आर आया। क्लियर है यहां तक? एक बार चेक कर लिए। ठीक है, हो गया यहां तक? अभी ये रूट में है, अब रूट में 22.5 सॉल्व करना आसान है कि 3 इंटू 7.5? चेक कर लीजिए। आइए यहां से सेट करते हैं। तो आर इक्वल्स टू आया अंडर रूट 3 7.5 बाई 10 को लिख सकते हैं 75/100। ठीक है, और 10⁻², अपनी जगह पे रह गया, डेसिमल भर हटा दिए, तो 2 रो माइनस सिग्मा। 3 इंटू 25 इंटू 3 तो 75 है ना, तो 25 इंटू 3 तो 3 का 3 रूट बाहर हो गया, 25 का 5 हो गया, 10⁻² का -1 हो गया, डिवाइडेड बाई 100 का 10 हो गया, और अंडर रूट में चला गया 2 रो माइनस सिग्मा, 2 रो माइनस सिग्मा। तो 5 3 जा 15, 10 नीचे से ऊपर गया, 10⁻², अंडर रूट 2 रो माइनस सिग्मा। ये किस में आया होगा? मीटर में। तो 15 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 रो माइनस सिग्मा किस में आएगा? सेंटीमीटर में। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है? तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन सरफेस टेंशन से मेंस में आए हुए हैं। जनरली आपको खाली एक पॉइंट ध्यान रखना है कि फ्री लेंथ का लेंथ कितना है। अलग अलग शेप में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, सर्किल में, डिस्क में, फ्रेम में, सब में हमने आपको अलग अलग केस में समझाया हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने क्लास में, अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। क्लास को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी दोस्तों को, सभी को बताइए। थैंक यू। ये आपका हमारा और आपका मिला के क्या है? आंसर है। ठीक, इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस और सरफेस टेंशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स और इन सब से रिलेटेड हमारा क्लास आगे आएगा। ठीक है, थैंक यू।